हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रवेश सर क्लासेस। और हमने 2 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है। आज हम करने वाले हैं तीसरा चैप्टर, और ये भी सैडली थ्योरी होने वाला है। बट इसमें कोई सैडनेस वाली बात नहीं है, क्योंकि थ्योरी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप अगर 11th और 12th भी पढ़ लेते हो ना, कोई प्रोफेशनल डिग्री भी कर लेते हो, तो जब आप इंटरव्यू में बैठते हो ना, तो आपसे सिर्फ और सिर्फ थ्योरी से रिलेटेड जो आपको सिंपल चीज़ें लगती है ना, वो पूछी जाती है। और जब आप उसका जवाब नहीं दे पाते ना, फिर आप आते हो 11th और 12th की अकाउंटेंसी देखने की इसमें था क्या जो मैं दे नहीं पाया। ऐसी नौबत ना आए फ्यूचर में, तो आपको अभी से ही ये चीज़ें अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। और किसी ने नहीं पढ़ रखा, जो आफ्टर 12 देख रहा है, उसके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। बेसिक टर्म्स उसकी भी क्लियर हो जाएगी। और आज तो हम प्रिंसिपल कर रहे हैं, जो पूरी अकाउंट्स का एक तरीके से स्तंभ है। मतलब इसी पे पूरा अकाउंट्स टिका हुआ है। तो ये प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशन सबके लिए करना एक तरीके से कंपलसरी बन जाता है। लेकिन मैं इसको बुकिश लैंग्वेज में नहीं, अपनी लैंग्वेज में इसको इंटरेस्टिंग बना के और बहुत सिंपल सिंपल टर्म्स में, सिंपल मीनिंग में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, जिससे आप इसको बहुत अच्छे से लाइक भी करेंगे, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। और अगर एक बार में नहीं समझ आया तो आप वीडियो रिपीट भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको इस चैप्टर से रिलेटेड पूरा कंटेंट अवेलेबल मिलेगा। तो जब कभी भी आपका मन करे रिवीजन का, आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं ब्लैक बोर्ड की तरफ। ठीक है। सो हमारा चैप्टर नंबर थर्ड क्या है? हमारा चैप्टर नंबर थर्ड है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। पूरी थ्योरी अकाउंटिंग की हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। ठीक है। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। इसके अंदर आता क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या आते हैं? अकाउंट्स में जो प्रिंसिपल्स यूज होते हैं ना, सिद्धांत, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो कॉन्सेप्ट्स मतलब किसी भी चीज को करने का तरीका, और जो कन्वेंशन का मतलब मान्यताएं, जो पहले में अकाउंट्स में चली हुई आ रही है कि किसी बड़े अकाउंटेंट ने कुछ फॉलो किया, कुछ इन्वेंट किया, और हम भी उसको आंख बंद करके फॉलो करते हुए आ रहे हैं, उसे बोलेंगे कन्वेंशन। कॉमनली नॉन एज जनरली, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसको आपको ना बड़े होके बहुत सुनने को मिलेगा, गैप। इसको क्या बोलते हैं? गैप। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज known as gap in short form basically. Accounting principles, concepts and conventions commonly known as generally accepted accounting principle, which is known as gap. Okay. बेसिकली ये गैप है क्या? गैप में हमने देखा कि प्रिंसिपल्स आते हैं, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशन। ठीक है। इन अनदर वर्ड्स दे आर दी गाइडलाइंस। ये क्या है? गाइडलाइंस। ये आपको गाइड करते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है। इन अनदर वर्ड्स दे आर दी गाइडलाइंस। ये आपके अकाउंट्स के लिए क्या है? अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए गाइडलाइंस है। गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने पहले ही पढ़ रखा है पहले चैप्टर में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 चीजें आती हैं: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट इज आर कॉमनली नॉन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट, इन तीनों को मिला के हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। ये गाइडलाइंस है, आपको गाइड करते हैं कि आपको कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। उसे ही हम क्या बोलते हैं? गैप। ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हमारा अगला स्लाइड है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स है ना, हमने पढ़ा है कि अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स जो है ना, वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड है। एक है कॉन्सेप्ट्स, मतलब किसी भी चीज को करने का तरीका, और ये ना पूरी अकाउंट्स में फॉलो किया जाता है। कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट्स क्या है ना? कॉन्सेप्ट्स मैंडेटरी है, आपको कॉन्सेप्ट फॉलो करना ही पड़ेगा। किसी भी चीज को करने का प्रॉपर तरीके को हम क्या बोलते हैं? कॉन्सेप्ट।
और ये क्या है आपका मैंडेटरी टू यूज है, आपको इसको यूज में लाना ही पड़ेगा। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है हमारा कन्वेंशन। कन्वेंशंस क्या होते हैं, कन्वेंशन का बेसिकली मतलब होता है मान्यताएं, किसी चीज को करने का तरीका। यहां पे मान्यताएं में क्या आ जाएगा कि जो पहले से फॉलो होता हुआ आ रहा है। अब ये क्या है ना, ये आपका ऑप्शनल है, ये क्या है आपका ऑप्शनल। अब ऑप्शनल है तो ये मैनिपुलेशन अकॉर्डिंग टू प्रेजेंटेशन, आप इसको मैनिपुलेट मतलब इसका तोड़ जोड़ कर सकते हो आप जब इसको प्रेजेंट करते हो बुक्स ऑफ अकाउंट में। सो आप इसको अलग अलग तरीके से दिखा सकते हो, ये आपके पास ऑप्शन है। एग्जाम्पल के तौर पे लाइक हमने पढ़ा है ना डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन का मतलब क्या होता है, टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में ना जब कभी भी गिरावट आए ड्यू टू इट्स कांस्टेंट यूज, और आप बोल सकते हो समय बीतेगा तो उसकी वैल्यू कम होगी, उसकी वजह से जो वैल्यू एसेट्स की कम होती है उसे सिंपली हम डेप्रीशिएशन बोलते हैं। डेप्रीशिएशन चार्ज करने के दो तरीके होते हैं, एक एसएलएम स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा डब्ल्यूडीवी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब ये डेप्रीशिएशन चार्ज करने के दो तरीके हैं। अब ये कंपनी पे है कि कंपनी कौन सा मेथड ऑप्ट करना चाहती है, सो वहां पे आपको ऑप्शन प्रोवाइड हुआ है, ऑप्शनल है। सो जो कंपनीज की पॉलिसीज है ना ये इसके अंदर आ जाती हैं कि किसी चीज को किस तरीके से करेंगे, जो पॉलिसीज होती हैं ये कंपनी की आ जाएंगी आपके कन्वेंशंस में। ठीक है, सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट्स और आपको कन्वेंशन बड़े अच्छे से क्लियर होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसके लिए हम प्रॉपर वेट कर रहे थे, प्रिंसिपल्स। और इस टाइप्स के प्रिंसिपल ना इस पूरे चैप्टर में 15 होंगे, उन 15 को बड़े आराम से धीरे धीरे करेंगे क्योंकि हमारा टोटल फोकस है समझने पे। आप समझने पे ध्यान दो, शुरुआत में आपको टाइम लगेगा लेकिन आपके लिए ये लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। और पेपर में तो मार्क्स का भूल ही जाओ, मार्क्स तो आने ही आने हैं क्योंकि हम समझने पे फोकस कर रहे हैं। और पर्सनली मैं पूरी अकाउंट्स आपको ज्यादा से ज्यादा समझाने की कोशिश करूंगा। जब आपका एक बार इसमें इंटरेस्ट बन जाए, समझ चीजें आने लगे, आप खुद ब खुद करने लगेंगे, इसमें मुझे कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। तो जरा समझते हैं कि ये प्रिंसिपल्स एक्चुअली है कैसे। ठीक है, हमारा सबसे पहला प्रिंसिपल बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। एंटिटी का मतलब होता है ना सेपरेट, सेपरेट का मतलब क्या होता है, सेपरेट का मतलब होता है अलग। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट मतलब बिजनेस अलग कैसे है, इसे हम सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट्स भी बोलते हैं। तो एक ही चीज को हम दो तरीके से बोल सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल या आप इसको बोलो सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो बिजनेस अलग कैसे है इसको जरा समझते हैं। दिस प्रिंसिपल सेज दैट, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जो बिजनेस है आपका, जो आपका बिजनेस है और जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेसमैन मतलब ओनर, बिजनेस का मालिक है, वो एक दूसरे से क्या है, अलग है। ये टू आर सेपरेट एंटिटी। जो बिजनेस और जो बिजनेसमैन है ये एक दूसरे से क्या है, अलग है। अब ये अलग कैसे हैं, ये अलग इसलिए हैं क्योंकि अगर इनको हम अलग नहीं करेंगे सो हमें पता ही नहीं लग पाएगा कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। मान लो आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और आपकी जब मर्जी हो रही है तब आप पैसा डाल रहे हो, पैसा निकाल रहे हो, कभी कुछ भी कर रहे हो, सो आपको पता ही नहीं लग पाएगा साल के अंत में कि आप प्रॉफिट कमा भी रहे हो या लॉस कर रहे हो। इसके लिए बिजनेस और बिजनेसमैन को सबसे पहले अलग करना पड़ेगा, तभी हम ये जान पाएंगे कि प्रॉफिट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। सो बिजनेस और बिजनेसमैन ये एक दूसरे से दोनों अलग हैं, सबसे पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, ऑल ट्रांजैक्शंस, बुक्स ऑफ अकाउंट में जितनी भी ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड करोगे ना, ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड हो रहे हैं वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू।
हम हमेशा अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो आगे जितने भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं, आप अपने आप को बिजनेस की जगह अज्यूम करना और फिर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा, बट आपको ध्यान क्या रखना है, सारी अकाउंटिंग हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। सो आपको अपने आप को बिजनेस समझना है और फिर आप जब अकाउंटिंग करोगे सो आप बहुत अच्छा करोगे। सो सारी अकाउंटिंग मतलब सारे जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट फ्रॉम बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। थर्ड पॉइंट, बिजनेसमैन इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर। हमने इस टर्म को पहले ही डिस्कस कर रखा है। जो बिजनेसमैन है ना, उसे कैसे ट्रीट किया जाता है? जो बिजनेसमैन है उसे ट्रीट किया जाता है क्रेडिटर के तौर पे। सो क्रेडिटर कौन होते हैं? क्रेडिटर का सिंपल सा मतलब है, क्रेडिटर एक ऐसा व्यक्ति जिसको फ्यूचर में पैसा देना है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। So businessman is treated as creditor of business. That's why capital is treated as liability. Capital को हम क्या ट्रीट करते हैं? कैपिटल को हम ट्रीट करते हैं लायबिलिटी। कैपिटल को हम क्या ट्रीट करते हैं? लायबिलिटी फॉर बिजनेस। अब यहां पे मैंने इंटरनल क्या लिखा है? अब लायबिलिटी भी ना दो तरीके की हो सकती है। लायबिलिटी में सबसे पहली लायबिलिटी इंटरनल लायबिलिटी, दूसरी एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक ऐसी लायबिलिटी जो बिजनेस को बिजनेसमैन के प्रति है उसे हम बोलेंगे इंटरनल लायबिलिटी। मतलब मालिक ने जो बिजनेस के अंदर पैसा लगाया उसे बोलेंगे कैपिटल, और उस कैपिटल को बोलेंगे इंटरनल लायबिलिटी। क्योंकि हम बिजनेसमैन को अलग मान रहे हैं, तो बिजनेसमैन ने अगर बिजनेस में पैसा लगाया तो बिजनेस कहेगा कि आपने हमें लोन दिया। तो अगर घर से लोन लिया तो इंटरनल लायबिलिटी, और आउटसाइडर से लोन लेते हैं तो उसे आउटसाइड लायबिलिटी बोला जाता है, या सिंपली लायबिलिटी। और जब घर से लायबिलिटी लेंगे सो उस लायबिलिटी को हम प्यार से कैपिटल बोलते हैं, या आप उसको इंटरनल लायबिलिटी भी बोल सकते हो। सो मालिक को कैसा ट्रीट किया जाता है? क्रेडिटर, क्योंकि उसने जो कैपिटल बिजनेस के अंदर लगाया है वो हमारी क्या है? इंटरनल लायबिलिटी, घर की लायबिलिटी। ठीक है। सो अब नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, सेकंड प्रिंसिपल। इसको हमने पहले चैप्टर में ही डिस्कस किया था कि अकाउंट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी जिसकी हम मॉनेटरी वैल्यू लगा सकते हैं। मतलब जिसको हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं उसी को हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, और जिस ट्रांजैक्शन को हम मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते उसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे ही नहीं। तो ये हमारा सेकंड स्टेप था अकाउंटिंग में। जो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग हमने किया था उसमें सेकंड स्टेप था ये, और ये साथ ही साथ लिमिटेशंस भी है, मैंने उसी वक्त बताया था। सो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या है? ओनली दोज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी जिसे हम मनी के टर्म्स में क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। दूसरा नॉन मॉनेटरी, मतलब जिसको हम मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते हैं। सो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं होगी, क्योंकि हम उसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिसे मनी के टर्म्स में वैल्यू कर सकते हैं। सो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है। एग्जाम्पल, डेथ ऑफ अ वेरी एफिशिएंट मैनेजर। मान लो आपके बिजनेस में एक मैनेजर था जो काफी अच्छे से बिजनेस को संभालता था। ठीक है। सो डेथ ऑफ वेरी एफिशिएंट मैनेजमेंट लिखा है यहां पे, बेसिकली यहां पे मैनेजर हो जाएगा। सो डेथ ऑफ वेरी एफिशिएंट मैनेजर विल हार्म द फर्म।
फर्म का मतलब क्या होता है? बिजनेस। सो अगर कोई आपका एफिशिएंट मैनेजर मर गया तो वो आपके फर्म मतलब आपके बिजनेस को बहुत नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन हम इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम ये पता नहीं कर सकते कि वो जो मरा है मैनेजर उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं लगा सकता। दैट्स वाई उसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट में भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो उसी चीज को लिखा है, डेथ ऑफ अ वेरी एफिशिएंट मैनेजर विल हार्म द फर्म्स effectively but will not be recorded in the books of account because it cannot be measured in terms of money। क्योंकि हम इसको मनी के टर्म्स में मेजर ही नहीं कर सकते तो इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। चलते हैं अपने तीसरे प्रिंसिपल की तरफ। तीसरा हमारा प्रिंसिपल है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। अब गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल क्या है? अब इसको समझने के लिए हम देखते हैं, बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टाइम। अगर आपने कोई बिजनेस खोला है, बिजनेस कोई ओपन किया है, सो आप क्या मान के चलते हो कि अगले दिन ही बंद हो जाएगा, 10 दिन बाद बंद हो जाएगा? नहीं। जब भी हम बिजनेस खोलते हैं तो हम ये सोच के चलते हैं कि मैं इस बिजनेस को पूरा चलाऊंगा, जब मैं मर जाऊंगा तो मेरा बेटा चलाएगा, मेरे पोते चलाएंगे। मतलब हम ये सोच के चलते हैं कि मेरा बिजनेस काफी अच्छा हो, काफी बड़ा हो और ये साल दर साल, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहे। इसी को बोलते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई शादी करता है तो वो ये सोच के थोड़ी ना करता है कि 1 साल बाद डिवोर्स हो जाएगा, वो शादी करता है कि जिंदगी भर चलेगा। उसी तरीके से जब हम बिजनेस ओपन करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि ये इनफाइनाइट, अनंत सालों तक चलेगा, ठीक है, जिसकी कोई अंत नहीं है। सो बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टाइम। बिजनेस लंबे समय के लिए चलेगा। इसके बारे में एक सेइंग है बिजनेस में कि a member may come, a member may go, but business will continue forever। इसका मतलब क्या है? कोई व्यक्ति आए या कोई व्यक्ति जाए लेकिन बिजनेस चलता रहेगा। सो आपको इस टर्म से इसका मतलब क्लियर होगा कि बिजनेस हम ये मान के चलते हैं कि लंबे, बहुत लंबे समय तक चलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, देयर इज नीदर। आपको ना ही तो कोई लिमिटेशन है, मतलब अकाउंट्स ये नहीं कहता कि आपने बिजनेस खोला है तो आप 10 साल बाद बंद कर दो, कोई लिमिटेशन तो है नहीं। और ना ही कोई जरूरत है बिजनेस बंद करने का। आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो आपको बंद करने की भाई जरूरत क्यों है? सो देयर इज नीदर, ना ही तो कोई लिमिटेशन है और ना ही तो कोई जरूरत है टू स्टॉप द बिजनेस। सो देयर is neither the limitation nor the necessity to stop the business। कोई जरूरत नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई जरूरत नहीं है बिजनेस स्टॉप करने का। अगला पॉइंट, बिजनेस एक्टिविटी विल कंटिन्यू एंड ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड अकॉर्डिंगली। जो आपकी बिजनेस एक्टिविटी है ना, ये चलती रहेगी क्योंकि आपका बिजनेस बहुत सालों तक चलेगा। तो बिजनेस में जितनी भी एक्टिविटीज मींस ट्रांजैक्शंस होगा वो सारा आपका चलता रहेगा। ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड, ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते रहेंगे। अब यहां पे अकॉर्डिंगली का मतलब मैंने लिखा है ब्रैकेट में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है समय के साथ चलना। अब मान लीजिए कि इसके लिए मैंने लिखा, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। 4 ट्रांजैक्शंस हुई, एक हुआ 7 जैन को, ठीक है, दूसरा ट्रांजैक्शन हुआ मान लीजिए 6 जैन को और तीसरा ट्रांजैक्शन हुआ 12 जैन को। सो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है समय को ध्यान रखते हुए। सो सबसे पहले बुक्स ऑफ अकाउंट में हम वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो सबसे पहले आ रहा है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे ये रिकॉर्ड होगा, सेकंड नंबर पे 7 जैन वाला और थर्ड नंबर पे 12 जैन वाला। इसे ही हम क्या बोलते हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। समय के साथ, मतलब आपको टाइम फैक्टर के साथ रिकॉर्डिंग करनी है, इसे बोलेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सो आई होप आपको गोइंग कंसर्न भी अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, गोइंग कंसर्न से ही रिलेटेड है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है?
पीरियड का बेसिकली यहां पे अकाउंटिंग पीरियड का मतलब है ना एक साल से रिलेशन, किससे रिलेशन, एक साल से रिलेशन। सो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या, एज लाइफ ऑफ बिजनेस इन इज इनफाइनाइट, जो बिजनेस की लाइफ है ना वो अनंत है, इनफाइनाइट है। सो इनफाइनाइट लाइफ इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पीरियड्स। जो इनफाइनाइट लाइफ है उसे हम क्या करेंगे, स्मॉल पीरियड्स में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, या आप इसे बोल सकते हो स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे या पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ईच इंटरवल, हर एक इंटरवल को हम क्या कहेंगे, ईच इंटरवल इज नोन एज अकाउंटिंग पीरियड। हर एक इंटरवल को हम क्या कहेंगे, अकाउंटिंग पीरियड। मतलब एज लाइफ ऑफ बिजनेस इज इनफाइनाइट, बिजनेस की लाइफ अनंत है, उस अनंत लाइफ को हम छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड करते हैं। सो इनफाइनाइट लाइफ इज डिवाइडेड इनटू पीरियड्स, स्मॉल इंटरवल या पार्ट्स, इन तीनों में से आपकी जो मर्जी है वो बोलिए। ईच इंटरवल, हर एक इंटरवल को हम बोलेंगे अकाउंटिंग पीरियड। नॉर्मली ये कितने साल का होता है, एक साल का। हमने इसके अंदर भी पढ़ा था कि अकाउंटिंग पीरियड दो तरीके का हो सकता है, एक कैलेंडर, एक कैलेंडर ईयर जो कब से कब तक चलता है, 1 जैन से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को खत्म हो जाता है। दूसरा है फाइनेंशियल ईयर जो इंडिया में फॉलो होता है, जो कब से स्टार्ट होता है, मतलब इंडिया का नया साल स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और ये खत्म होता है 31 मार्च को। सो अकाउंटिंग पीरियड को भी दो तरीके में बांट दिया गया, कैलेंडर ईयर जो 1 जैन को स्टार्ट होता है 31 दिसंबर को खत्म होता है, फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है 31 मार्च को खत्म होता है। ठीक है, अब इसको डिवाइड करने की ही जरूरत क्यों पड़ी। मान लीजिए आप पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप उसको पढ़ते जा रहे हो बस और उसका टेस्ट हो ही नहीं रहा। सो आपको रिजल्ट भाई कैसे पता लगेगा कि आपने अच्छा पढ़ा या बुरा पढ़ा। सो आपको रिजल्ट चेक करने के लिए ना टेस्ट लेना ही पड़ेगा। उसी तरीके से क्योंकि बिजनेस की लाइफ इनफाइनाइट है, सो उसे छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि यहां पे एक एक साल है। तो हर एक साल के अंत में हम ये पता कर पाए कि बिजनेस प्रॉफिट कमा रही है या लॉस। अगर हम एक एक साल के टुकड़े में डिवाइड ही नहीं करेंगे तो हम ये सोचेंगे कि बिजनेस 100 साल बाद बंद होगा तो 100 साल बाद प्रॉफिट निकालेंगे। वो तो बहुत लेंदी, हेक्टिक और उससे कुछ नहीं निकलेगा। कोई 100 साल बाद 100 साल की अकाउंट थोड़ी ना बनाएगा। सो हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जिससे हम ये पता कर पाए कि बिजनेस कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। ठीक है, सो उसी चीज को यहां पे लिखा गया है, एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड। जब भी अंत होता है ना अकाउंटिंग पीरियड का, एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, जब भी अकाउंटिंग पीरियड का एंड होता है, अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है ना उसको हम क्या करते हैं, यहां पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है इसको हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। मैंने आपको ये बता रखा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बेसिकली मतलब होता है ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस, इन दोनों से हमें साल के अंत में यह पता लगता है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और फिर हम बनाते हैं बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट से हमें यह पता लगता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। सो वी प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज P&L एंड बैलेंस शीट। ठीक है, is prepared to know the profitability and financial position of the business. Profitability प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता लगेगा, फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट से पता लगेगा बिजनेस का। ठीक है, सो इसी को हम बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब जो नेक्स्ट स्लाइड में एक पीछे रह, सो नेक्स्ट स्लाइड हमारा है मैचिंग प्रिंसिपल। अब मैचिंग प्रिंसिपल क्या है, आज के लिए ये हमारा लास्ट प्रिंसिपल होने वाला है। इसको भी बड़े अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि मैचिंग प्रिंसिपल क्या है।
मैचिंग प्रिंसिपल को हम जरा देखते हैं कि ये हमारा बेसिकली है क्या मैचिंग प्रिंसिपल, ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग पीरियड। जो हमने अभी अकाउंटिंग पीरियड किया था ना, अकाउंटिंग पीरियड वाला कॉन्सेप्ट, उसी पे ये बेस्ड है मैचिंग प्रिंसिपल। अब ये कैसे बेस्ड है हम ये देखते हैं। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन प्रॉफिट अर्नड और लॉस सफर्ड बाय अ बिजनेस, अगर आपको ये निकालना है, डिटरमाइन मतलब ये पता करना है कि प्रॉफिट और लॉस हुआ बिजनेस में ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, एक साल के दौरान, तो आपका रेवेन्यू मतलब आप कितना सामान बेच के पैसा मिल रहा है, गुड्स बेच के जो आपको पैसा मिलता है उसे हम सिंपली रेवेन्यू बोलते हैं। सो आपको कितना पैसा मिल रहा है, रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड शुड बी मैच विद एक्सपेंस इनकर्ड ऑफ इन दैट पीरियड। जो आपका रेवेन्यू है वो आपका मैच होना चाहिए एक्सपेंस से। अब ये रेवेन्यू मैच होना चाहिए एक्सपेंस से, डोंट वरी, मैं इसको एक प्रॉपर अगले पेज में समझाने वाला हूं कि ये है क्या। बट अभी आप ये समझिए कि अगर आपको प्रॉफिट निकालना है, करेक्ट, या लॉस निकालना है, कुछ भी हुआ है बिजनेस के अंदर प्रॉफिट या लॉस, सो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि उस साल का रेवेन्यू मैच करे उस साल के एक्सपेंस से, ठीक है। मैचिंग मींस एसोसिएशन, एसोसिएशन मींस लोकेट करते हैं ना, एसोसिएशन ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू को हम लोकेट कर पाए उस एक्सपेंस से, एसोसिएशन विद रिलेटेड एक्सपेंस। कि अगर आपको अच्छे से प्रॉफिट और लॉस निकालना है, सो आपको रेवेन्यू देखना है कि आपने कितना खर्च करके कितना कमाया। इसको हम देखने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में, सो वेट करिए आप। और ये जो लास्ट है हमारा ड्यू, अब ये क्या है, ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट एडजस्टमेंट इज पॉसिबल। अकाउंट्स में आगे आपको जितनी भी एडजस्टमेंट्स मिलने वाली है ना, सारी की सारी एडजस्टमेंट इस कॉन्सेप्ट की वजह से ही पॉसिबल है। सो ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट एडजस्टमेंट इज पॉसिबल। और पेपर में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस प्रिंसिपल से रिलेटेड है, कि एडजस्टमेंट किस प्रिंसिपल को लेके किया जाता है, तो मैचिंग प्रिंसिपल। अगर मैचिंग प्रिंसिपल नहीं रहता तो हम अकाउंट्स में एडजस्टमेंट कर ही नहीं पाते, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब एडजस्टमेंट कितनी तरीके की हो सकती है, मैंने सिंपल सिंपल लिया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है सिंपल बकाया, मतलब अभी पैसा देना बाकी है। अगर आपने किसी एम्प्लॉय से एक महीने काम करवा लिया, सो आपने बेनिफिट तो ले लिया ना, आपका एक्सपेंस हो गया, लेकिन आपने उसको कैश में पेमेंट नहीं की। आप बोल रहे हो कि मैं अगले साल पे करूंगा, तो इस साल वो क्या बन जाएगा आपके लिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बकाया है देना एक्सपेंस। दूसरा हमारा है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, ऐसा एक्सपेंस जो मांगने से पहले ही दे देते हैं। लाइक आप रेंट पे करते हो महीने की शुरुआत में, जबकि आपको रेंट एक्सपेंस कब होगा आपका, जब आप पूरे महीने किसी भी घर में रह लोगे ना, उस महीने के अंत में वो एक्सपेंस कहलाता है। लेकिन अगर आप महीने की शुरुआत में ही दे रहे हो तो वो भी एक्सपेंस है, लेकिन वो कौन सा एक्सपेंस है, प्रीपेड, एक ऐसा एक्सपेंस जो पहले ही पे कर दिया। इसका सिंपल सा एग्जांपल, प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज आप करवाते हो कि महीने की शुरुआत में 250 रुपए या 300 रुपए का फोन रिचार्ज करवाते हो और उसकी फैसिलिटी पूरे 30 दिन एंजॉय करते हो। आपका एक्सपेंस वो तब होगा जब 30वां दिन कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आपसे पैसा कब लिया जा रहा है, महीने की शुरुआत में, उसे बोलेंगे हम प्रीपेड एक्सपेंस। तीसरा है अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम क्या है, एक ऐसा इनकम जो कमा लिया है बट मिला नहीं है। लाइक मैं यहां पे ट्यूशन पढ़ाता हूं, सो अगर मैंने किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ाया, सो उससे मुझे क्या मिलेगा, फीस। फीस मेरे लिए क्या है, इनकम। अगर वो बच्चा मेरे को एक महीने बाद फीस किसी वजह से नहीं दे पाता है, सो मैं बोलूंगा अक्रूड इनकम, कमा तो लिया है बस मिलना बाकी है। तो मैंने जैसे ही एक महीने पढ़ाया वो मेरा इनकम हो गया, चाहे अभी मिले चाहे बाद में मिले, बाद में मिलेगा तो अक्रूड इनकम, अभी मिल गया तो इनकम तो है ही, ठीक है। फोर्थ, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब क्या होता है, मेरे को फीस मान लो महीने की शुरुआत में ही मिल गई,
तो मैंने तो भाई पूरे महीने पढ़ाया भी नहीं और महीने की शुरुआत में ही फीस मिल गई, तो एक तरीके से मेरे लिए वो सर का बोझ है कि अगर उसको पूरे एक महीने नहीं पढ़ाए तो उसका पैसा वापस करना पड़ेगा। सो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कोई इनकम नहीं है, ये इनकम तभी कहलाएगा जब आप इस पे सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर दो। ठीक है, अब देखते हैं अगले स्लाइड पे चल के कि बेसिकली जो मैं आपको बता रहा था ये है क्या। ठीक है, इसको जरा देखते हैं कि ये हमारा रेवेन्यू कैसे एसोसिएट होगा आपके एक्सपेंस से। अब रेवेन्यू एसोसिएट कैसे होगा एक्सपेंस से, इसको देखिए। मान लीजिए आपने गुड्स खरीदा, आपने गुड्स खरीदा, ठीक है, गुड्स परचेज ₹1,00,000, 1,00,000 रुपए का आपने गुड्स खरीदा। ये 1,00,000 रुपए आपके लिए क्या कहलाएगा, ये 1,00,000 रुपए आपके लिए एक्सपेंस कहलाएगा, खर्च। ठीक है, ये आपके लिए खर्च कहलाएगा। लेकिन अगर इसमें से मालिक अगर इसमें से 40,000 गुड्स अपने घर खर्च के लिए लेके चला जाए तो ये कितना बच जाएगा गुड्स, सिर्फ 60,000 का। अब ये जो अपने घर खर्च के लिए ले गया है इसे क्या बोलेंगे हम, इसे हम बोलेंगे ड्राइंग का मतलब अगर मालिक बिजनेस के अंदर से पैसा या गुड्स निकालता है अपने घर खर्च के लिए उसे हम सिंपली ड्राइंग बोलते हैं। तो अगर वो गुड्स खरीद के लाया और उसमें से 40,000 वो लेके चला गया, सो आपका एक्सपेंस एक्चुअली ना 60,000 का ही कहलाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा एक्सपेंस 1,00,000 का हुआ, भाई 40,000 का तो उसी का बिजनेस है, वही लेके चला गया, तो आपके पास तो गुड्स 60,000 के हैं ना, तो आप 60,000 का एक्सपेंस कहोगे। इसको ना ड्राइंग को, ये जो पैसा गुड्स इसने निकाला है ना, इसको अकाउंट्स के टर्म्स में इवेंट्स भी बोला जाता है। याद करिए जो आपने अकाउंटिंग का पहला प्रोसेस पढ़ा था उसमें स्टेप था आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स का मतलब यही है कि आप अगर बिजनेस के अंदर से गुड्स निकाल लेते हो अपने घर खर्च के लिए, सो वो आपका इवेंट कहलाएगा। और मान लो इसी गुड्स को बेच दिया गया, सोल्ड, इसी गुड्स को बेच दिया गया ₹80,000। अभी जो हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं उसको बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिए, तभी समझ आएगा। ये जो 1,00,000 है, तो क्या मैं इस 80,000 जो है ये मेरा क्या है, इनकम। अब मुझे क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। और प्रॉफिट मेरा निकलेगा कैसे, ये जो इनकम है इस इनकम में से अगर मैं एक्सपेंस माइनस कर दूं तो मेरा प्रॉफिट निकल आएगा। तो मैं इस 80,000 का कंपैरिजन क्या 1,00,000 से करूं या 60,000 से करूं। अब आपको बात समझ आएगी कि मैं इस 80,000 का कंपैरिजन ना 60,000 से करूंगा, क्योंकि आपका कॉस्ट जो आप गुड्स बेच रहे हो वो 60,000 का ही तो था और आपने उसको बेचा 80 में, तो फायदा हुआ। लेकिन आप जरा दूसरा देखिए केस कि आप कह रहे हो, अगर इसको आप कंसिडर नहीं करते तो आप कह रहे हो 1,00,000 का दाम लगाया और मिला सिर्फ 80,000। भाई 1,00,000 में से तो 40,000 आप खुद ही लेके चले गए, 60,000 का ही तो गुड्स है, तो 60,000 के गुड्स को आपने 80 में बेच दिया तो आपने तो फायदा ही कमाया ना। हम यहाँ पे ये जो रेवेन्यू है इसको एसोसिएट कर रहे हैं उस साल के एक्सपेंस से जो करेक्ट एक्सपेंस है। ऐसा नहीं कि कोई एक्सपेंस हुआ भी नहीं और उसको कंसिडर कर लिया या पिछले साल का। तो ये वाला जो 1,00,000 है इसको हम यहाँ पे एक्सपेंस नहीं मानेंगे, 60,000 को एक्सपेंस मानेंगे। तो जो हमारा प्रॉफिट निकालना होगा वो हम 80,000 और माइनस इसमें से 60,000 करेंगे। हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 40, यहाँ पे हमारा यहाँ पे आपका ये आ जाएगा 20,000, आपका एक तरीके से क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि रेवेन्यू जो हमारा मैचिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि आपके रेवेन्यू का एसोसिएशन उसके एक्सपेंस से होना चाहिए, किसी और एक्सपेंस से नहीं। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी और बाकी और सारे हमारे प्रिंसिपल बच रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।